अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो है वो एनईडी का हमने पास्ट पेपर सॉल्व करना है और ये पास्ट पेपर है हमारे पास 2019 का। सही है, याद रखना पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपको मदद करते हैं एमसीक्यूज़ को समझने में कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी बता देते हैं। तो पास्ट पेपर को सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि पहले पूरा पास्ट पेपर सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद मैच करा करो कि आपने ठीक किए हैं या गलत और कितने % नंबर आ रहे हैं। तो अगर पास्ट पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है इसका मतलब है फाइनल में भी बहुत अच्छा होगा आपका। अगर ग्रुप में ऐड होना हो तो ऐड हो जाना, क्योंकि पास्ट पेपर की सीरीज़ चल रही है और इसके जो टेस्ट वगैरह हैं मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ, तो वो भी आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलो पास्ट पेपर शुरू करते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो देख लेते हैं और उसको समझते हैं। ये बहुत आसान है, ये पहले चैप्टर से ही आपके पास आया हुआ है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट कर सकते हो कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, कहना है सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। अच्छा, जो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स हैं आपके पास जो कि रेडियन के लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल बताने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो रेडियन एंड स्टे रेडियन वर इस्टेब्लिश टू मेजर। आपको पता है यूनिट हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम बता सकें कि क्वांटिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्टेंस है तो इसके लिए आप यूज़ करते हो मीटर, आपके पास टाइम है इसके लिए यूनिट करते हो सेकंड। तो यूनिट आपको बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी तरह से ये जो रेडियन है और स्टे रेडियन है ये कौन सी क्वांटिटीज़ को बता रहे होते हैं? तो भाई देखो सिंपल आसान कर लो, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को बता रहे होते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल जो एंगल्स आपके पास कवर हो रहे होते हैं, जो आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती हैं उसके लिए आप स्टे रेडियन और रेडियन यूज़ करते हो, क्योंकि इसके लिए आप वो सिंपल यूनिट्स यूज़ नहीं कर सकते डिस्टेंस वाले और दूसरे वाले। सही है, तो इसलिए इसके लिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट हमने अलग ही निकाल लिया। अच्छा 27, ये तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपसे यूनिट पूछा जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आपके पास यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक है, वेबर इसका यूनिट होता है, क्योंकि इसमें आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आता क्या है ये देख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास होता है, ये बी क्या बता रहा है? मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक को बता रहा है। सही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए। कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है, बस यहाँ पे बी आया हुआ है ई की जगह, तो ये आ गया बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो ये क्या बनेगा? वेबर किसके बराबर आता है ये भी पूछ ले जाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के। सही, और तो बाकी तो एंगल है आपका। अच्छा, तो यहाँ पूछ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो ये चीज़ आप शुरू के चैप्टरों में ही पढ़ चुके हो कि टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ समझो, आपके पास समझो ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल में आपके पास ये एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स के ऊपर अगर आप टॉर्क लगाते हो तो इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद क्या है? इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा। सही है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बहुत आसान है, वेक्टर चैप्टर से आया हुआ है। कहते हैं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। अब जरा इस चीज़ को समझो, ये क्या रहे हैं। आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर ले लो। सही है, उस ए वेक्टर को आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कराया। ये एन जो है ना वो आपके पास एक स्केलर है। स्केलर से क्या मुराद है? ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव ये आगे बताएंगे। ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये जो एन है ना ये हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। तो जब आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई कराओगे वेक्टर से तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? याद रखना, जब भी कोई पॉजिटिव स्केलर, याद रखना पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव स्केलर फॉर एग्जांपल 2 पॉजिटिव नंबर है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई कराया एक वेक्टर के साथ, ए के साथ, तो आपके पास क्या होगा? वेक्टर बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा और आसान कर लो, जैसे देखो ये आपके पास हो गया स्केलर और वेक्टर क्या होगा? 2i प्लस 4j, समझने के लिए प्लस 6k। ठीक है, तो अब जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो रहा है? 4i प्लस 8j प्लस 12k। तो हुआ क्या? इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना स्केलर का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया।
और डायरेक्शन वही रही जो थी, तो इसका मतलब है इसमें ए सही है। मल्टीप्लाई ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहेगी अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। जैसे देखो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप 10 बार कर चुके हो पहले भी, तो ये एक और बार आ गया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या क्या रहा है, क्या ये रहे हैं आपको कि आपके पास एक क्या ये रहे हैं आपको, नो वर्क इज़ डन बाय द बॉडी, कोई भी वर्क नहीं हुआ बॉडी से, यानी वर्क की वैल्यू ज़ीरो आई। अब उसकी वजह क्या ये बतानी है। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो जब आप एंगल इनमें से कोई एक रखोगे तो वर्क ज़ीरो होगा। सिंपल है भाई, देखो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल 90 रख दूंगा तो आपको पता है कॉस उसमें ज़ीरो हो जाना है, जब ये पूरा ज़ीरो हो जाना है तो W इक्वल टू ज़ीरो हो जाना है, तो यहाँ पर ये C सही है आपका। ठीक है, 30 का C सही है, तो A सही था आपके पास, 29 का। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत आसान है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, फोर्स और वेलोसिटी का क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आओ इसको चेक करते हैं। P इज इक्वल टू, अब देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लेकिन ये वेरीफाई करने के लिए, W अपॉन टी, सही है। अब अगर मैं W को खोलूँ तो F डॉट D अपॉन टी, टी मैंने D के साथ लगा लिया। आपको पता है D अपॉन टी वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी आ गया, तो यानी ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इक्वल टू पावर निकलता है। वेरीफाई कर लेना बोर्ड में भी ना। अच्छा, तो ए आ गया आपके पास, सही है। अब हमारा 31 का ये, अब 32 करते हैं। इफ़ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी है, इसको समझ लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स लग रही है। अच्छा, मैं कंडीशन भी बताता रहूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील है, पढ़ने में मज़ा आए। हुज एक्शन लाइन्स डस नॉट पास थ्रू इट, अच्छा जो एक्शन की लाइन है, मतलब जिस लाइन पर फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल इस लाइन पर फोर्स लग रही है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये जो फोर्स लग रही है ये इसके सेंटर से पास नहीं हो रही है, ये याद रखना। तो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन द बॉडी विल एक्सपीरियंस, तो बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी, तो भाई देखो बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगी। फॉर एग्जांपल इसको हटा लो यहाँ से, यूं फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो जब ये यूं फोर्स लगेगी तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, टर्न हो जाएगी, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें आ जाएगा, ये बॉडी टर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके सेंटर लाइन से पास नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसका भी ए आ गया हमारे पास 32। अच्छा 33, इन विच केस, इनमें से कौन से केस में एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूजफुल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आप इनमें से कौन सी चीज में यूज कर सकते हो। तो देखो भाई, जब बॉडी रोटेट कर रही होगी जब ही तो आप एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में चीज मोशन कर रही होती है तो एंगल हमारे पास जीरो आ रहा होता है ना, और उस जीरो आने की सिचुएशन में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी तो आती नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को बता रहे हैं, डी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए सही है। बात क्लैरिटी में है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, ये तो सबको पता है भाई, सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होता है, जहां पर पूरी बॉडी का जो वेट है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है। यानी अगर उस पॉइंट को आप रीच करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो कैसे पता करोगे, यूं करके लाओ, यूं करके लाओ, यूं करके लाओ, और चलो गिर गया तो यूं करके आप इसको लाओगे तो आपको ये एक पॉइंट पे आके बैलेंस हो जाना है, इस पेन ने एक पॉइंट पे आके बैलेंस हो जाना है। तो जहां पर ये बैलेंस होगा तो आधा मास इस तरफ होगा, आधा मास इस तरफ होगा, तो इसका क्या सही होगा हमारे पास, डायरेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं अब चलता है या नहीं, 2 बार गिर चुका है ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, चल रहा है, सही है, तो ये इसका पॉइंट सही है। वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सस्पेंडेड टू बी सेंटर, जहाँ पे होल मास कॉन्सेंट्रेट या सस्पेंड हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एस, एंगुलर मोमेंटम का पहले यूनिट निकालो फिर चेक करो कि इनमें से किसके यूनिट के बराबर है वो, समझ रहे हो बात। यानी एंगुलर मोमेंटम और इनमें से कोई 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूनिट सेम होगा, 4 में से किसी एक का यूनिट सेम होगा। पहले एंगुलर मोमेंटम का यूनिट निकालते हैं। यूनिट निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले फॉर्मूला लिखो mvr, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार यूज़ करोगे ना तो वो आपका प्रैक्टिस में आ जाता है और तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो मास वेलोसिटी यानी वेलोसिटी मीन मीटर पर सेकंड
ठीक है, यानी मीटर उसके लिए आ गया, सेकंड उसके लिए आ गया, और वो भी दूसरा भी रेडियस है तो ये भी मीटर ही होना है। तो यूनिट क्या आ रहा है एंगुलर का, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसका तो हमें मिल गया। अब इसी जैसा इनमें से किसी एक और का यूनिट आएगा, इम्पल्स का यूनिट चेक करते हैं, क्योंकि मैं देखो डायरेक्ट करेक्ट वाला कराऊंगा, रॉन्ग वाले कराने का क्या फ़ायदा, उसमें तो टाइम वेस्ट होगा ना हमारा। तो देखो इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, और इसका यूनिट हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ब्रैकेट कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, न्यूटन का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और एक और सेकंड ऊपर भी मौजूद है और मीटर यहाँ मौजूद है। तो इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हुआ, तो केजी हुआ, मीटर का स्क्वायर हुआ, पर सेकंड हुआ। तो देखो यानी इम्पल्स डिस्टेंस का यूनिट सेम है एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, और दोनों का यूनिट सेम है, बेसिक कह लें। अच्छा ये देखो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था फ्लूइड डायनेमिक्स में। मैंने बताया था कि जब प्रेशर बढ़ता है ना तो वेलोसिटी कम होती है। तो अब इसका वाइस वर्सा हो गया ना, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। बर्नौली याद है, बर्नौली हमने पढ़ी थी इसी के कॉन्सेप्ट के काउंटर के अंदर, तो वो यहाँ पर जो है वो यूज़ हुआ है 36। बर्नौली में लिखवा देता हूँ, मैंने लिखी थी P इज इक्वल टू रॉ हाफ V का स्क्वायर प्लस PGH। ये बर्नौली है आपके पास। तो ये यही बताती है बर्नौली कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है या प्रेशर को कम कर दिया है तो वेलोसिटी ने बढ़ना है, और इसका उल्टा होगा, ये भी पूछ लिया जा सकता है। बी सही है। चलो आगे चलते हैं। इन केस ऑफ अ वाइब्रेशन पेंडुलम, पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहे से क्या मुराद है कि वो अपने मीन पोजीशन पर आ रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई इसकी, एक्स पी लिख दिया, और ये एम पी लिख दिया मीन पोजीशन, और ये नेगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ इसका आपको कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर कि आपके पास किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बल्कि, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट। तो एक पेंडुलम है जो वाइब्रेट कर रहा है, किस पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ऑब्वियस है हमारे पास यहाँ पर होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, ज़रा बात सुनो। देखो जब कोई चीज़ यूँ आके रुकेगी, देखो फॉर एग्जांपल मैं यूँ हाइट पे ले जा रहा हूँ, अब ये मैंने यहाँ ब्रेक लगा लिया हाइट पे लाकर, तो अब अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे ड्रॉप होगा, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और मैक्सिमम मैं यहीं तक ले जा सकता हूँ। अब देखो यूँ मैं इसको ले जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे लाके मैं इसे रोक भी लूँ और छोड़ूँ तो वो उसने वहाँ जाना है। क्यों जा रहा है ये खुद ब खुद, क्योंकि इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, देख के भी पता चल रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी पता चलता है ये बात। ठीक है, कहाँ है बी है एक्सट्रीम पोजीशन, और इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, MGH लगा लो। देखो MGH, तो आपको पता है ये H जो है मीन पे तो 0 होगा, तो यानी तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पे ही आना ना। अच्छा आपको पता है हमारे पास एलिप्टिकल पाथ का पता है, यूँ इस तरह से बन रहा होता है। सन हैज़ एलिप्टिकल शेप, एलिप्टिकल शेप, एलिप्टिकल शेप से क्या मुराद है, स्पेरिकल नहीं है, यूँ कर है। ठीक है, और एलिप्टिकल में रेडियस सेम नहीं होता, हर पॉइंट पर लगाता है। व्हेन इट रेस एंड सेट ड्यू टू, तो इसका हमारे पास आता है 38 का, हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आएगा। एलिप्टिकल शेप है, जब वो उठता है तो रिफ्रैक्शन करता है आपके पास। ठीक है, अच्छा स्पेरिकल वेव फ्रंट, आपके पास वेव फ्रंट है, आपको पता है ना इस तरह से वेव फ्रंट होते हैं, और ये सारे क्रस्ट मिलकर आपस में वेव फ्रंट बना रहे होते हैं, इस तरह से कर हमने पढ़ा था इसे बहुत। देखो जो मैंने आपको वन शॉट में कराया था अब वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो ये आ रहा है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल है क्या मुराद है, यूँ करके बन रहा है, प्लेन यूँ बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। अ स्पेरिकल वेव फ्रंट इज दैट विच हैज़ अ सोर्स। देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब ए और बी में से कोई सही है, तो ए और बी में से आपके पास जो सही है वो बी है। अब पॉइंट सोर्स, इसका पॉइंट सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक पॉइंट है ना, इस ये पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये नहीं बनता है ना। तो हर अगले वाले वेव फ्रंट के लिए पीछे वाला वेव फ्रंट क्या होगा, सोर्स होगा। फॉर एग्जांपल समझने वाली बात है, अगर ये वाला वेव फ्रंट नहीं होता तो क्या ये वाला बनता, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि देखो यही नहीं होता, ये बात समझाना चाह रहे हैं। वी कैन हेयर साउंड, हम साउंड को सुन सकते हैं अराउंड द कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल एक कमरे का कॉर्नर है,
अब यहाँ पर मैं खड़ा होकर साउंड सुन तो पा रहा हूँ बट कैन नॉट सी, हम देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि डायफ्रैक्शन होता है, साउंड फैलता है हर तरफ। अब देखो, एक बॉम्बर है, आपने देखा होगा ना, बम गिराए जा रहे होते हैं शहरों पर, तो उसमें इस फैक्टर को ध्यान रखा जाता है बम गिराते वक्त, वरना तो बम अपने टारगेट को हिट नहीं करेगा, कहीं और ही गिर पड़ेगा। तो एक बॉम्बर है जो ड्रॉप करता है बॉम्ब व्हेन इट इज़ वर्टिकली अप द टारगेट, जब वो वर्टिकली अप होता है टारगेट के। समझो ज़रा बात को, मुझे यहाँ बम गिराना है, सही है, मेरा प्लेन जो था, प्लेन सही बन जाए भाई, समझ लो मेरा ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब ये प्लेन उड़कर उड़कर यहाँ पर आया, अब मैं अपने टारगेट के ऊपर आ गया हूँ, मैंने यहाँ से बम ड्रॉप किया, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सीधा आके इधर गिर जाएगा? नहीं, क्यों नहीं गिरेगा इधर? जब वो यहाँ से ड्रॉप करेगा तो वो यूँ वो आगे चला जाना है उसने। क्यों? क्योंकि देखो उसके पास, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट हो जाती है कांस्टेंट, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है, वर्टिकल चेंज हो रही होती है। जब वो यहाँ पर आके गिराएगा तो वो नीचे नहीं आएगा डायरेक्ट, वो थोड़ा आगे चला जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, इसलिए टारगेट मिस हो जाएगा। तो इसका सही ये है। तो इट मिस द टारगेट बिकॉज, टारगेट क्यों मिस हुआ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी बॉम्बर ने उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। देखो अभी ये तो बहुत आसान है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय विर्चू ऑफ विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इट ट्राई टू स्टॉप इट। अच्छा देखो, वो कौन सी प्रॉपर्टी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, बाय विर्चू, नेचर से, ऑफ विच, हम जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो अगर वो रुकी हुई हो तो रुकी रहने की कोशिश करती है, अगर वो चल रही हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। मतलब फोर्स लगाते ही फौरन हमारे मर्जी का काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं रुका हुआ हूँ ना, आप मुझ पर फोर्स लगाओगे तो मैं क्या डायरेक्ट मूव कर लूँगा? नहीं, पहले मैं थोड़ी रेजिस्टेंस शो करूँगा, तो वो इनर्शिया होता है जिस वजह से ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। अभी तो वही पावर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मैंने बता दिया था ऊपर। अब इसमें कुछ रिपीटेड भी हैं, कुछ इस तरह से हैं, क्या कर सकते हैं। स्केप वेलोसिटी, देखो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, बात समझ में आ जाएगी। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm/r। तो स्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ अर्थ पे। द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड अपॉन रेडियस। बेसिकली वो मास ऑफ अगर अर्थ पे भी डिपेंड करती है ठीक है, लेकिन हम यहाँ रेडियस को मार्क कर देते हैं क्योंकि आई थिंक इन्होंने भी रेडियस ही मार्क करवाया होगा। हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ, वैसे मास ऑफ अर्थ पे भी करती है, ये जो है ना वो मास ऑफ प्लैनेट और इस तरह से आता है। अच्छा 45 इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम हाफ, वेलोसिटी जो है ना वो आपकी हाफ हो गई है, जो वेलोसिटी थी उसके हाफ हो गई है, तो इसको प्राइम कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, ये तो बहुत आसान है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इस तरह के सवाल एनईडी में पूछे जाएंगे लेकिन ये बुक वालों ने इसी तरह के दिए मैं। चलो मैं हार्ड भी सॉल्व करा दूंगा मज़ीद। आसान, चलो शुरू में आसान सॉल्व कर लो, फिर हार्ड भी कर लेना। हाफ एम, ये गलती हो गई है, ये इस पे नहीं है, हाफ mv², तो एम एज इट इज आ गया 1/2 v का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, जो फॉर्मूले के साथ कांस्टेंट होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कराया जाता चीज़ को, तो 1/4 आ जाएगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होगा। तो हाफ mv, ये दोबारा वेलोसिटी बन गई है, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई है, तो ये 1/4 हो गया है, ये सही है। अच्छा देखो, ये लिफ्ट वाले केस आपने आई थिंक काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स के चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको याद रखना। आपके पास एक बॉडी है जिसका 60 kg है, नॉर्मल एक इंसान का इतना ही वेट होता है। मैन इन अ लिफ्ट, वो लिफ्ट में है, जो बॉडी है वो लिफ्ट में है, विच इज़ मूविंग अपवर्ड। देखो ये चीज़ आपको बताएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अपवर्ड के लिए अलग है, डाउनवर्ड के लिए अलग है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद। अच्छा, ये जो लिफ्ट ऊपर जा रही है वो 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। विथ हैज़ अपेरेंट वेट क्या होगा बंदे का वो बताओ। देखो आप लिफ्ट में जब आते हो तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपको अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है, नीचे आती है तो कम महसूस होता है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या आएगा, WP और mg + a, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है।
अब ऊपर जा रहे हो तो ये प्लस होगा, बढ़ जाता है ना वेट तो इसलिए प्लस होगा, नीचे आओगे तो ये नेगेटिव होगा। तो मास कितना है 60, 9.8 तो ग्रेविटी होगी, प्लस 4.9 से ये जा रही है ऊपर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास मोबाइल वो कैलकुलेटर है नहीं, तो ये सॉल्व होके 882 न्यूटन देगा। तो हमारा डी सही हो गया, 14 का डी सही है। आप लोग देख रहे होगा मैं बार बार उस तरफ देख रहा हूँ, तो उस तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही सॉल्व करके रख चुका हूँ, गलती ना हो ना इसलिए। द अपेरेंट वेट ऑफ अ पायलट। अच्छा, पायलट का क्या वेट होगा? देखो अपेरेंट वेट पता है क्या होता है, जब आप किसी ऐसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में होते हैं ना जिसकी वजह से आपका वेट कम ज़्यादा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो वेट उधर आ रहा है उस जगह पे, उसे अपेरेंट वेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी लिफ्ट में हो, तो लिफ्ट में होने की वजह से आपका वेट अब उतना नहीं आएगा जितना ज़मीन पे आ रहा था, अब चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज वेट क्या है, इसी को हम अपेरेंट कह रहे होते हैं, याद रखने से। देखो जब आप एक प्लेन में हो, अब अगर ये प्लेन यूँ ज़मीन पे आता है और आता भी किस स्पीड से है, 9.8, ये स्क्वायर आएगा। किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। तो याद रखना, अब ऊपर वाला ही फॉर्मूला देखो, m वेट का फॉर्मूला क्या आएगा, m g प्लस a। अब ग्रेविटी 9.8 है, ठीक है, और आप भी नीचे 9.8 से आ रहे हो, तो 9.8 कैंसिल, तो यानी 0 आना है, डी। देखा, समझ में आया ना, क्योंकि नीचे आ रहे हो, मैंने कहा था ना। देखो डाइविंग डाउन यानी नीचे आना, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस करने के लिए तो लोग कई हज़ारों डॉलर पे करते हैं। एक प्लेन है उसमें उनको ले जाया जाता है ऊपर, फिर वो प्लेन एकदम से नीचे आता है, तो वो नीचे अंदर जो है वो वेटलेसनेस हो जाता है। अच्छा, याद रखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। हमें ये बात पता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है, मगर अगर हम इसे यहाँ पर फिक्स कर दें कि ये दोनों डिस्टेंस फिक्स हो जाए, अब ये घूमे नहीं, जैसे जैसे अर्थ मूव करे तो ये भी मूव करे उतनी ही स्पीड से, स्टेशनरी हो जाना, तो इसी को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका पहला वाला सही है, मैंने बता दिया ना, पहले ही बता दिया, तो अब उसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। वैसे तो बहुत आसान है ये कहना कि भाई इसका जो सही है वो है आपके पास विस्कोसिटी। बहुत मुश्किल है इसको प्रूफ कराना, ऐसा तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो। देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है विस्कोसिटी FA, विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो ये विस्कोसिटी है, अब क्या है इसकी डायमेंशन फोर्स की, पीछे पड़ी थी ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मीटर का स्क्वायर। और देखो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, नीचे आपके पास मौजूद है डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, जस्ट t बच जाएगा, सेकेंड लिख लेते हैं, इनवर्स में बचेगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत आसान है ना। v/x की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल होगा। देखो अब देखो इसने ऊपर आना है, ठीक है, यहाँ 1 लगा लो, तो ये हो गया kg और सेकंड का स्क्वायर, और एक सेकंड बाहर इन्वर्स में आ गया, और एक आपके पास मीटर का स्क्वायर आ गया, और ऊपर भी मीटर है। समझ गए ना, रेसिप्रोकल कर लिया, एक से एक कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा kg सेकंड भी पावर 1 आएगी और इसकी भी पावर 1 आएगी, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा kg सेकंड का इन्वर्स मीटर का इन्वर्स। डायमेंशन लिखो, kg के लिए m और उसके लिए l के लिए ये हो गई और t के लिए हो गई। देख लिया किस तरह आ रही है, इसको याद रखना, इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है ये। अच्छा हाँ, इसको समझना, आपके पास एक टंकी है, वैसे मैं अगर सवाल पढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगूंगा ना पढ़ता हुआ, क्योंकि मैं सवाल नहीं पढ़ रहा, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चलो सवाल पढ़ते हैं। अ 2 मीटर हाई टैंक, टोटल जो हाइट है ना टैंक की वो है 2 मीटर की, बात समझ आ गई। इस फुल ऑफ वाटर, पूरा वाटर से भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा वाटर भरा हुआ है, इसमें पानी H2O, ये भी लिख लो H2O भरा हुआ। अ होल इज मेड ऑन अ मिडल ऑफ टैंक, होल को मिडल पे किया गया, यहाँ पर होल कर दिया गया,
तो यहाँ से पानी ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है, द स्पीड ऑफ इफ्लेक्सिस, इफ्लेक्स यानी पानी के बहने की क्या स्पीड होगी, बहना, बहना इसको कहते हैं। ठीक है, जब आप होल करते हो तो पानी बहता है ना, तो ये इफ्लेक्स है। अब याद रखो फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा ना, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू होल रेडिकल 2GH। सर H तो 2 है, H2 नहीं है बेटा, जहां से पानी गिर रहा है वहां तक का डिस्टेंस बताओ। तो H क्या हुआ, होल रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आया 4.42 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज सी। इसी बात पे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना है आपने। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, मज़ीद आगे इसको नहीं करते हैं, यहाँ से कंप्लीट हो गया ना, इसलिए ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना।